जय हिंद आप सभी को। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज क्लास नंबर 3 है, पॉलिटी का क्लास नंबर 3 है, द सिलेक्शन ग्रुप क्वेश्चन बैंक का। और इसके पहले जो है 2 क्लास हम करवा दिए हैं, तो अगर आप लोग दोनों क्लास को नहीं देखें सभी लोग देख लीजिएगा। और इस बुक का जो है पीडीएफ जो है ना हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, सिलेबस का पीडीएफ और फर्स्ट क्लास का पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आज जो क्लास देखने वाले हैं, तीसरा क्लास देखने वाले हैं। और आज जो है इसके पहले वाले क्लास में 2 क्लास में 4 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है, वो 4 साल का जो है ना सारा हम करवा दिए हैं 2 क्लास में। तो आज जो क्वेश्चन नंबर कितना देखने वाले हैं, 43 से देखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि सर के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है, एक तो पहला बात क्या है तो सब्जेक्ट वाइज है, और दूसरा क्या है इसमें जो डिटेल दिया हुआ है पूरा 1 लाइनर फॉर्मेट में तरह के फॉर्मेट में दिया हुआ है। आपको जब पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ बहुत ईजी लगता होगा पढ़ने में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ज्ञान बिंदु भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका जो है ना आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको इससे देखने को मिलेगा, इसलिए दोनों बुक को अच्छे से पढ़िए। उसमें ज्ञान बिंदु में इकोनॉमिक्स क्लास चल रहा है नोट्स में, और इसमें पॉलिटिक्स क्लास चल रहा है, इसलिए दोनों क्लास को आप लोग जरूर देखिए। कल भी उसका इकोनॉमिक्स क्लास आया था, और रेगुलर बेसिस पे आपको दोनों बुक का जो है ना क्लास देखने को मिलेगा। इसलिए सभी लोग हर ग्रुप में पहले शेयर कर दीजिए, और चैनल पे रहें चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास को अच्छा लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट करते हैं क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना क्लास को जो है ना आपके लिए करवाया जाता है। इसलिए आप लोग का कर्तव्य बनता है कि हर ग्रुप में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो चलिए आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। इसके पहले जो है ना 42 नंबर क्वेश्चन तक हम पहले दो क्लास में करवा दिए हैं, तो सभी लोग दोनों क्लास को जरूर देख लीजिएगा। तो कह रहा है 43 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है। तो कौन सी अनुसूची हो जाएगा, तो 8वीं अनुसूची होगा। क्या होगा, 8वीं अनुसूची। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है, तो 8वीं अनुसूची। क्या होगा, 8वीं अनुसूची। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, इसका डिटेल कह रहा है कि मूल संविधान में 8वीं सूची में 14 भाषाओं का जो है ना उल्लेख था। मतलब मूल संविधान जब संविधान बना था उसमें जो है ना 8वीं सूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था, और वर्तमान में 14 + 8 टोटल कितना भाषा है, तो 22 भाषा है। ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जो है ना 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा कि मूल संविधान में जब संविधान बना उसमें 14 भाषा था 8वीं सूची में, लेकिन 15वां भाषा कौन जोड़ा, तो सिंधी जुड़ा। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है ना सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। आगे कह रहा है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 नए भाषाओं को शामिल किया गया, जिसका ट्रिक होता है नमक होता है। न से हो गया नेपाली, ठीक है, और म से हो गया मणिपुरी, और क से हो गया कोकनी। तो इसके बाद जो है ना सिंधी के बाद 3 भाषा और जुड़ा किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है 3 नए भाषाओं को शामिल किया गया, जिसका ट्रिक होता है नमक। और न से हो गया नेपाली, म से हो गया मणिपुरी, और क से क्या होगा, कोकनी। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 नए भाषाओं को जो है ना शामिल किया, जिसका ट्रिक होता है बोर्ड मास। इसमें जो है ना ओ साइलेंट, ओ और ए क्या है, तो साइलेंट है। जैसे बी से हो गया बोडो, और डी से हो गया डोंगरी, एम से हो गया मैथिली, एस से हो गया संथाली। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, तीनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सिंधी का बात करेगा, सिंधी जो है भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। और जो है ना नेपाली, मणिपुर, कोकनी को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 नई भाषा कौन कौन, नमक, इसका ट्रिक होता है नेपाली, मणिपुरी, कोकनी को जोड़ा गया। और अगर लास्ट का बात करें कि 4 नई भाषाओं को जोड़ा कब गया, मतलब बोर्ड मास को, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, तब 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 नए भाषाओं को शामिल किया गया। किसका ट्रिक क्या होता है, बोर्ड मास। वह बी से हो गया बोडो, और डी से डोंगरी, और एम से हो गया मैथिली, एस से हो गया संथाली। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि संविधान की 8वीं सूची में अंग्रेजी शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा ना कि संविधान की 8वीं सूची में जो है ना अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, जबकि जो है ना संस्कृत और हिंदी, उर्दू क्या है, तो शामिल है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन रहे 44 पे कह रहा है योजना जो है ना किस सूची में वर्णित है, बताइए। योजना होगा जो किस सूची में वर्णित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, समवर्ती सूची का है। किसका है, समवर्ती सूची का। तो योजना जो है ना किस सूची में वर्णित है, समवर्ती सूची में वर्णित है। तो कह रहा है कि संविधान की 7वीं सूची का संबंध क्या है, तो सूचियों से है। यहाँ पे कह रहा है कि संविधान की जो है ना 7वीं अनुसूची का संबंध किससे, तो सूचियों से है। और इसमें जो है ना 3 तरह की सूची का वर्णन है। मतलब संविधान में जो है 3 तरह की सूची का वर्णन, एक क्या है, तो संघ सूची है, एक राष्ट्र सूची है, क्या है, तो समवर्ती सूची है। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि संघ जो है ना, मतलब संघ को केंद्र सूची बोल सकते हैं, में महत्वपूर्ण विषय शामिल होते हैं। जैसे क्या है, देश की रक्षा, विदेशी संबंध,
डाक, तार, बैंकिंग, ये सब किसकी विषय है? तो सम जो है ना संघ सूची या तो केंद्र सूची बोल सकते हैं। तो जैसे में क्या है, तो देश की रक्षा, विदेशी संबंध और डाक, तार, बैंकिंग, ये सब क्या है? तो संघ सूची का विषय है। आगे कह रहा है कि संघ सूची में डाले गए विषयों पर, कह रहा है कि संघ सूची में डाले गए विषय पर कानून केवल संघ सरकार जो है ना बना सकती है। यहाँ पे कह रहा है कि संघ सूची में जो भी विषय डाला गया है ना, उस पर कौन कानून बनाएगा? तो सेंट्रल सरकार बनाएगा। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि राज्य सूची, राज्य सूची क्या है? तो कह रहा है इस सूची में डाले गए विषय पर कानून समानता जो है ना राज्य सरकार बनाती है। क्या है? राज्य सरकार बनाती है। ठीक है। तो राज्य सूची में जो भी विषय दिया रहता है उसमें कानून उस पर कौन बनाता है? तो राज्य सरकार बनाती है। और यह स्थानीय महत्व के होते हैं, और जैसे स्वास्थ्य है, स्थानीय स्वशासन है, कृषि है, इत्यादि जो है ना, इत्यादि सब क्या है? तो राज्य सूची का विषय है। और आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि कह रहा है ना, यदि राज्यसभा जो है ना राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे तो केंद्र सरकार जो है ना राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि यदि राज्यसभा, कह रहा है कि यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे तो केंद्र सरकार जो है राज्य सूची के विषय पर क्या है? तो कानून बना सकती है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यसभा के पास होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने की जो शक्ति होता है वो किसके पास होता है? तो राज्यसभा के पास होता है। और इसका जो वर्णन है ना वो कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 249 में है। तो याद रखिएगा ना कि राज्य सूची के विषय को जो है ना राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने की जो शक्ति होता है वो किसके पास होता है? तो राज्यसभा के पास होता है। और किस आर्टिकल में वर्णन है? तो 249 में है। आगे देखिए कह रहा है कि समवर्ती सूची, इसमें क्या कह रहा है? समवर्ती सूची। कह रहा है इस सूची में डाले गए विषय पर केंद्र और राज्य जो है ना दोनों कानून बना सकती है। तो मतलब संघ में क्या बनाएगा? तो सेंट्रल सरकार बनाएगा। राज्य में कौन कानून बनाएगा? तो राज्य सरकार बनाएगा। लेकिन जब समवर्ती सूची का बात करेगा तो इसमें जो है ना दोनों कानून बनाता है, मतलब केंद्र भी बनाता है, राज्य दोनों बना सकती है। ठीक है। आगे कह रहा है यदि राज्य सरकार जो है ना समवर्ती सूची में किसी विषय पर कानून बनाए हो और केंद्र सरकार भी इस विषय पर कानून बना दे तो वैसी स्थिति में जो है ना केंद्र सरकार का कानून क्या होगा? लागू होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि राज्य सरकार के बारे में कह रहा है, यदि राज्य सरकार समवर्ती सूची में किसी विषय पर कानून बनाए हो और केंद्र सरकार भी इस विषय पर अगर कानून बना दे तो ऐसी स्थिति में किसका कानून लागू होगा? तो केंद्र सरकार का जो है ना कानून लागू होता है, ना कि राज्य सरकार का। आगे कह रहा है कि समवर्ती सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय क्या क्या है? तो परिवार नियोजन किसका है? तो समवर्ती सूची का है। शिक्षा किसका है? समवर्ती सूची का है। वन बोलेगा तो समवर्ती सूची का है। योजना बोलेगा समवर्ती सूची का है। जनसंख्या नियंत्रण बोलेगा किसका है? तो समवर्ती सूची का विषय है। आगे देखिए कह रहा है कि जनगणना जो है ना, कह रहा है जनगणना जो है केंद्र सूची का विषय किसका है? तो केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, जनगणना याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि अवशिष्ट विषय क्या है? अवशिष्ट विषय। इसमें कह रहा है कि जिस विषय का वर्णन जो है ना संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीनों में ना हो उसे क्या कहेंगे? अवशिष्ट विषय कहेंगे। ठीक है। मतलब एक हुआ संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और जिसका वर्णन जो है ना तीनों में कहीं नहीं किया गया वो किस विषय में आएगा? तो अवशिष्ट विषय में आएगा। तो यही कह रहा है कि जिस विषय का वर्णन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीनों में ना हो उसे क्या कहेंगे? अवशिष्ट विषय कहा जाता है। और कोई भी जो है ना कोई विषय अवशिष्ट विषय है या नहीं इसका निर्णय कौन करती है? तो संसद करती है। ठीक है। कोई विषय अवशिष्ट विषय है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? तो संसद करेगा। और भारत में जो है ना अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होती है, जबकि अमेरिका में राज्य सरकार के पास होता है। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ भी कह रहा है कि भारत में अगर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में जो अवशिष्ट शक्ति होता है किसके पास होता है? तो केंद्र सरकार के पास होता है। लेकिन जब अमेरिका का बात करें तो राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? यहाँ पे कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? इस ऑप्शन में छांटना है कि कौन सा जो है भारतीय मूल का अधिकार नहीं है। देखिए पहला जो है ना क्या कह रहा है? कानून के समक्ष समानता ये है। और दूसरा अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये क्या है? तो गलत है। ये जो है ना नहीं है। और धर्म की स्वतंत्रता है और भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो ए, सी और डी है, लेकिन बी क्या है? तो नहीं है। देखिए आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है ना मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है कि अगर यहाँ पे बात करेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में और कितना से कितना अनुच्छेद तक जो है मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है ना मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। पता है इस बुक का जो खासियत है ना, पता है क्या है? इसमें क्वेश्चन तो सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है ही है, और इसमें जो है ना दूसरा खास बात क्या है कि इसमें वन लाइनर की तरह जो है ना सर के द्वारा समझाया गया है। क्योंकि जो भी अगर कमज़ोर भी थोड़ा सा जिनको सब्जेक्ट रहेगा ना वो आराम से समझ आएंगे कि हाँ क्वेश्चन में जो है ना लाइन में क्या कर रहा है।
पढ़ने में क्या है ना, इजीली थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। और सब्जेक्ट वाइज है, मान लीजिए अगर पॉलिटी पढ़ने का मन किया पॉलिटी पढ़ेंगे, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन किया इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इस अनुसार जो है ना ज्ञान बिंदु बहुत अच्छा बुक अपनी जगह, वो भी इंपॉर्टेंट बुक है, और ये भी जो है ना बहुत अच्छा बुक है सर के द्वारा जो निकाला गया है। तो इसको भी अगर ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक और इस बुक को अगर दोनों कंटिन्यू बेसिस पे अगर 2 से 3 बार अगर पढ़ लेगा तो हमको नहीं लगता है कि जो है ना मतलब एग्जाम में जो है ना आपको 50-60% ऐसी क्वेश्चन हल हो जाएगा, ज़्यादा ही, इससे तो मिनिमम बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा ही हल हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के भाग 3 एवं अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है ना मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। और बाकी नोट में कह रहा है कि मौलिक अधिकार के बारे में विशेष जानकारी दिया जा चुका है, ठीक है, ऊपर मतलब पढ़ चुके थे। आगे देखिए कह रहा है कि विधि के समझ समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 में है। विधि के समझ समानता का बात करें किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 में है। आगे कह रहा है किसी भी धर्म, कह रहा है किसी भी धर्म को मानने एवं उसके जैसा आचरण करने की स्वतंत्रता बोलेगा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 25 में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहेगा ना कि किसी भी धर्म को मानने एवं उसके जैसा आचरण करने की जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 25 में है। और भाषण देने की स्वतंत्रता बोलेगा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रहे 46 पे, कह रहा है सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्य और केंद्रशासित क्षेत्र के प्रयुक्त किया जा सकता है। कह रहा है ना कि सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को जो है ना छोड़कर सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के प्रयुक्त किया जा सकता है। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा उसमें जो है ना जम्मू कश्मीर, क्या होगा, जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है। लेकिन देखिए प्रश्न पूछने के समय इसका आंसर होगा, लेकिन वर्तमान में क्या है, इसका चेंज हो चुका है। तो कह रहा है ना कि अब यह देश के सभी हिस्सों में क्या है, लागू होता है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का ही है। तो कह रहा है ना मतलब इसके पहले का ही क्वेश्चन 18 का ही है। तो कह रहा है 2019 से पहले यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, अतः प्रश्न जो है ना वर्ष में इसका उत्तर सी कश्मीर था। और सूचना का अधिकार जो है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन अनुच्छेद 19 के 1 के तहत जो है ना मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो सूचना का अधिकार का जो वर्णन है ना वो किस आर्टिकल में है, तो 19 का 1 के तहत जो है ना मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का जो है ना उल्लेख करता है। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, भाग 4, क्या होगा, भाग 4। तो कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के, कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 एवं जो है ना अनुच्छेद 36 से 51। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 एवं अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व जो है ना डीपीएसपी के बारे में चर्चा है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के भाग 4 एवं अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका है, तो नीति निर्देशक तत्व, इसको क्या कहेंगे, डीपीएसपी के बारे में चर्चा किया गया है। और आगे कह रहा है कि डीपीएसपी जो है नीति निर्देशक शब्द जो है कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से क्या है लिया गया है। और आगे कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व को भविष्य का अधिकार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कह रहा है नीति निर्देशक तत्व को भविष्य का अधिकार कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा है कि यह भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखित अनुदेशकों के समान है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा है कि यह भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखित अनुदेशकों के क्या है, तो समान है। आगे देख कर रहा है कि एलएम सिन्वी ने इसे संविधान को जीवन दान देने वाला संस्था कहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहेगा ना कि किसने कहा था कि संविधान को जीवन दान देने वाला संस्था है, तो एलएम सिन्वी ने कहा था। और इसकी प्रकृति गैर नियोजित है, अर्थात यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे लागू करने के लिए न्यायालय की दरवाज़ा नहीं खटखटाया जा सकता है। आगे कराई पर प्रत्येक जो है ना सरकार इसे लागू करने का प्रयास करती है अगर सरकार के पास जो है ना पर्याप्त संसाधन हो, ठीक है। तो आगे देखिए। आगे कह रहा है कि जो है ना यह मौलिक अधिकार की भांति स्वतः लागू नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो है ना यहाँ पे कह रहा है कि यह मौलिक अधिकार की भांति स्वतः लागू नहीं होता है, बल्कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए जो है ना क्या होता है, कानून बनाना पड़ता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि मौलिक अधिकार से राजनीतिक न्याय की स्थापना होता है। कह रहा है कि मौलिक अधिकार से राजनीतिक न्याय की स्थापना होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मौलिक अधिकार से जो है ना राजनीतिक न्याय की स्थापना होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व से जो है किसका स्थापना होता है, तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना होता है। आगे कह रहा है कि मौलिक अधिकार से व्यक्तिगत हित को बढ़ावा मिलता है, जबकि डीपीएसपी से सामाजिक और सामुदायिक हित को। तो कह रहा है कि मौलिक अधिकार से व्यक्तिगत हित को बढ़ावा मिलता है, जबकि डीपीएसपी से सामाजिक सामुदायिक हित को बढ़ावा मिलता है। आगे कह रहा है कि महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व दिया हुआ है। कह रहा अनुच्छेद 40 में क्या है, तो
ग्राम पंचायत का जो है ना गठन है, अगर ग्राम पंचायत का गठन का बात करें किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में है। और समान नागरिक संहिता बोलेगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 44 में है, ठीक है। और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देखभाल करना ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 45 में है। तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देखभाल करना अनुच्छेद 45 में है। और नेक्स्ट देखिए शराबबंदी, कह रहा है शराबबंदी मादक पदार्थों पर प्रतिबंध बोलेगा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 47 में है, ठीक है। और कृषि एवं पशुपालन बोलेगा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 48 में है। कृषि एवं पशुपालन का बात करें क्या होगा, अनुच्छेद 48। और आगे कह रहा है कि पर्यावरण, पर्यावरण वन एवं वन जीव संरक्षण का वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 48 के ए में है। अगर सिर्फ 48 रहेगा तो कृषि एवं पशुपालन होगा, और जब 48 का ए रहेगा तो पर्यावरण वन एवं वन जीव का संरक्षण का वर्णन है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 50 में क्या है, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग एवं स्वतंत्रता का वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 50 में क्या है, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग एवं स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 51 में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। अनुच्छेद 51 में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को क्या देना, बढ़ावा देना। आगे कह रहा है कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व को रिलेट करके एक साथ पढ़ना चाहिए। मैं सर के द्वारा जो है ना बोला गया है, ठीक है, सही बात है। मौलिक अधिकार जहाँ भी आए पढ़ने के लिए तो मौलिक कर्तव्य को और एवं नीति निर्देशक तत्व को क्या है, मतलब तीनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक जो है ना भारत के राष्ट्रपति रहे थे। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक जो है ना भारत के राष्ट्रपति रहे थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 12 वर्षों तक। ये क्या होगा, 12 वर्षों तक। तो कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार के जीरादेई में हुआ था। और 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्षता से त्याग पद दे दिया, तब जो है ना राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता किए थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया, तब राजेंद्र प्रसाद उसकी क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। राजेंद्र प्रसाद 1946 में बने अंतरिम कैबिनेट में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जो है ना 1946 में बने अंतरिम कैबिनेट में जो है ना खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति पहले जो है ना व्यक्ति थे, मतलब संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और स्वतंत्र भारत के जो है ना प्रथम राष्ट्रपति भी थे, क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। आगे कह रहा है कि सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति 12 वर्ष तक रहे थे। कब से कब तक, 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कितना वर्ष तक रहे थे, तो 12 वर्ष तक। कब से कब तक रहे थे, तो 1950 से 1962 तक रहे थे। और आगे कह रहा है ये लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। अवकाश के बाद राजेंद्र प्रसाद पटना स्थित सदाकत आश्रम में अपना समय बिताया था। तो कह रहा है कि अवकाश के बाद जो है ना राजेंद्र प्रसाद पटना स्थित सदाकत आश्रम में अपना समय बिताया। और आगे कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रपति जिनका मृत्यु पद पर रहते हुए हो गया था वो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि वैसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका जो है ना जिनका मृत्यु पद पर रहते हो गया था, तो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और आइए देखिए कह रहा है कि भारत के प्रथम जो है ना मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहा है जाकिर हुसैन के बारे में। प्रथम राष्ट्रपति जिनका मृत्यु पद पर रहते हो गया तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जो है आगे कह रहा है एकमात्र राष्ट्रपति जो पहली बार चुनाव हार गए और बाद में जो है निर्विरोध चुने गए कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। तो एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो पहली बार चुनाव हार गए बाद में जो है निर्विरोध चुने गए, तो कौन थे, वो राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति बोलेगा तो कौन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो कह रहा है कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा पाटिल है। कौन है, प्रतिभा पाटिल। और भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये सभी पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि भारत में अगर पूछेगा कि प्रथम राष्ट्रपति जिनका मृत्यु पद पर रहते हो गया तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और एकमात्र राष्ट्रपति जो पहली बार चुनाव हार गए और बाद में निर्विरोध चुने गए तो नीलम संजीव रेड्डी। और भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति बोलेगा तो कौन होंगे, अबुल कलाम आज़ाद होंगे। और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति बोलेगा तो कौन है, प्रतिभा पाटिल। और भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बोलेगा तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा हटाया जाएगा, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया जाएगा, और भारत के मुख्य न्यायाधीश को द्वारा, ये तीनों के द्वारा जो है ना हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए कह रहा है निर्वाचन आयोग का जो गठन है ना
वो 25 जनवरी कब हुआ था? 1950 को किया गया था। तो निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और यह जो है ना 3 सदस्यीय निकाय होता है, ठीक है। आयोग का अध्यक्ष को मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। इसे हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाया जाता है, ठीक है, जिस प्रक्रिया से जो है न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। जिस प्रक्रिया से अगर न्यायाधीश को हटाना रहेगा ना उसी प्रकार क्या होता है, मतलब जो है ना मेन जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना उसी प्रकार क्या होता है, इसका मतलब जो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसी के द्वारा जो है हटाया जाता है। और आगे कह रहा है कि दो अन्य सदस्य को अन्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। इसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। मतलब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो जो न्यायाधीश होते हैं उसके अनुसार हटाया जाता है, लेकिन जो अन्य सदस्य होते हैं वो अन्य निर्वाचन आयुक्त जो आयुक्त होते हैं उसको जो है ना मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा क्या है हटा सकते हैं। नोट में है कि निर्वाचन आयोग के बारे में पहले जानकारी दिया जा चुका है, बिल्कुल सही है। इसके पहले वाले क्लास में जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जो है ना पढ़ चुके हैं। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी, 1/10 है। क्या 1/10 है? तो कह रहा है ना कि कोरम क्या होता है, तो बैठक के लिए अनिवार्य न्यूनतम सदस्य होता है। जो कोरम होता है वो बैठक के लिए अनिवार्य न्यूनतम सदस्य होता है। और आगे कह रहा है कि सदन के पीठासीन पदाधिकारी सहित सदन के कुल सदस्य का जो है ना 10% या 1/10 या 10वां हिस्सा होता है। आगे कह रहा है कि कोरम पूरा नहीं होने पर सदन के पीठासीन पदाधिकारी जो है ना बैठक का स्थगित कर देता है। तो कह रहा है कि कोरम पूरा नहीं होने पर सदन के पीठासीन पदाधिकारी बैठक का स्थगित कर देता है। और आगे कह रहा है कि लोकसभा में जो है ना कुल अधिकतम सीट बोलेगा कितना है? 550 है। लोकसभा का अधिकतम बोलेगा कुल सीट कितना है? तो 550 है। ये देखिए क्वेश्चन जो है ना 1275 जो एग्जाम हुआ था पीटी का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ, दोनों क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है। ये राज्यसभा के में कुल अधिकतम सीट कितना? 250, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है लोकसभा में कुल अधिकतम सीट बोलेगा तो 550 आता है। यहाँ कोरम कितना होगा? 55 होगा। जैसे यहाँ पे 1/10 था ना, तो यहाँ पे कितना होगा? 55 होगा। और राज्यसभा में कुल अधिकतम सीट बोलेगा तो 250 है, मतलब 250 है। अतः यहाँ कोरम कितना होगा? तो 25 होगा। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा जो 1275 एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे कह रहा है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त बैठक में कोरम जो है ना 55 + 25 कितना होगा? 80 होगा, ठीक है। कोरम को बलिस्तान संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना 1/10 जो कोरम जो होता था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो बलिस्तान संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है ना इसको समाप्त कर दिया गया। किसके समाप्त कर दिया गया? तो बलिस्तान संविधान संशोधन 1976 के तहत जो इसको समाप्त कर दिया गया। और जिसे जो है ना 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा पुनः क्या है? बहाल कर दिया। मतलब पहले क्या हुआ ना 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त किया गया और पुनः जो है ना 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 द्वारा क्या हुआ? पुनः जो है ना फिर शुरुआत कर दिया, पुनः बहाल कर दिया गया। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 51 है। कह रहा है कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम मतलब कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास किया हो। बताइए किससे पास किया हो। कह रहा है कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उससे निम्नलिखित में से किससे पास किया हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। तो कह रहा है ना कि राष्ट्रपति, कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग नहीं लेता है। जो कह रहा है कि राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग नहीं लेता है, फिर भी राष्ट्रपति जो है ना संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद द्वारा पारित विधेयक तभी कानून का रूप लेता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग नहीं लेता है, फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद द्वारा पारित विधेयक तभी कानून का रूप लेता है जब राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं? साइन करेंगे। आगे कह रहा है कि सदन में जो है ना सदन में 2 सदन होता है। कितना होता है? 2 सदन। राज्यसभा को उस सदन और बड़े को सदन अस्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है। और इसका विघटन नहीं होता है। तो कह रहा है कि राज्यसभा को उस सदन मतलब बड़ों का सदन ये बोल सकते हैं, तो अस्थायी सदन बोल सकते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा को जो उस सदन बड़ों का सदन अस्थायी सदन कहा जाता है और इसका विघटन जो है ना बिल्कुल नहीं होता है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि लोकसभा को निम्न सदन मतलब लोकप्रिय सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है। मतलब लोकसभा को जो है ना निम्न सदन बोल सकते हैं, या तो लोकप्रिय सदन बोल सकते हैं, या तो अस्थायी सदन बोल सकते हैं। असमान तौर पर इसका जो है ना मतलब कितने साल में विघटन होता है? तो 5 साल के क्या होता है? 5 साल के बाद विघटन हो जाता है। हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे जो है ना 5 साल के पहले भी इसका विघटन कर सकते हैं।
हालांकि राष्ट्रपति जो है ना प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 साल के पहले भी इसका क्या है विघटन कर सकता है, ठीक है। और संसद का जो है ना 3 अंग होता है, क्या क्या होता है, राज्यसभा, लोकसभा और क्या है राष्ट्रपति। तो संसद का जो होता है 3 अभिन्न अंग होता है, कौन कौन, राज्यसभा, लोकसभा और क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना कथन सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। इस ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही नहीं है। देखिए पहला कह रहा है कि राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, बिल्कुल सही है। और इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और राज्यसभा का जो गठन 1958 में हुआ था, ये क्या है, तो गलत है। 58 नहीं होगा, 1952 में गठन हुआ था राज्यसभा का, ठीक है। और आगे कह रहा है कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, बिल्कुल क्या है, तो सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कह रहा है कि राज्यसभा का जो गठन है 1952 में हुआ था, कब हुआ था, 1952 में हुआ था। और यह संसद का उच्च सदन होता है, कौन, राज्यसभा। इसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि इनके चुनाव में जनता द्वारा चुने विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक भाग लेते हैं। तो कह रहा है ना कि राज्यसभा का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप में नहीं करती है, और बल्कि इनके चुनाव में जनता द्वारा चुने विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक जो है ना भाग लेते हैं। आगे कह रहा है जहाँ विधानसभा है वहाँ से राज्यसभा के लिए सदस्यों का प्रत्यक्ष तरीके से जो है ना चुनाव होता है। तो कह रहा है कि जहाँ विधानसभा है वहाँ से राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। और सभी 28 राज्य या 3 केंद्रशासित प्रदेश जो है ना दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है, में विधानसभा है, अतः ये सभी राज्यसभा के सदस्यों को में चुनाव में भाग लेते हैं। तो कह रहा है ना कि सभी 28 राज्य मतलब 3 केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, अतः ये सभी राज्यसभा के सदस्यों में चुनाव में भाग लेते हैं। आगे कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है ना 6 वर्षों के लिए होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है कितने वर्षों के लिए होता है, तो 6 वर्षों के लिए होता है। लेकिन इसके 1/3 सदस्य जो है ना प्रति 2 वर्ष पे क्या होते हैं, रिटायर कर जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं कितने वर्ष पे रिटायर होते हैं, तो प्रति 2 वर्ष पे क्या होते हैं, रिटायर कर जाते हैं। अर्थात राज्यसभा के सारे सदस्य एक बार अवकाश ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए राज्यसभा को निरंतर चलने वाली संस्था, सदन या संस्था कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, पत्र लिखकर। किसको कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखेगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को लिखेगा। तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो है ना प्रावधानों की चर्चा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधानों की जो है ना चर्चा है। आगे देख कह रहा है कि वर्तमान में जो है ना उच्चतम न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था और भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में तो क्या है, दोहरी है। तो कह रहा है कि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में क्या है, दोहरी है। एक संघ के लिए है, दूसरा राज्य के लिए है। आगे कह रहा है कि भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो कह रहा है कि भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था जो है ना भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और आगे कह रहा अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। कारण अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। और आगे कह रहा है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, यह प्रावधान जो है ना अमेरिका से लिया गया है। भारत में जो है ना स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय जो है ना मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब एससी संविधान का इकलौता एवं अंतिम व्याख्याता है। तो कह रहा है उच्चतम न्यायालय जो है ना उच्चतम न्यायालय संविधान का इकलौता एवं अंतिम व्याख्या है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है यह देश में जो है ना यह देश में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। और आज़ादी के पहले जो है ना अपील का सर्वोच्च न्यायालय प्रीवी काउंसिल लंदन जो है इंग्लैंड में था। तो आज़ादी के पहले अपील का जो सर्वोच्च न्यायालय प्रीवी काउंसिल लंदन इंग्लैंड में था। चलिए नेक्स्ट आइए, चलिए आगे देखिए कुछ बैच के बारे में देखिए जानकारी दे देते हैं। देखिए बैच जो है ना 2 जिनको ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये बैच में जो है ना आपका जो भी ये जो क्लास कर रहे हैं इसका भी PDF आपको उसमें उस क्लास में प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपको पहले उस क्लास में जो है ना
आपको PDF दे दिया जाएगा, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। फिर हम जब क्लास करवाएंगे, जब क्लास को देखिएगा जो है ना अच्छे तरीके से आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। और आपको जो भी बुक दिख रहा है ना, घटनाचर का जो भी बुक दिख रहा है, और बाकी जो ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक है, बाकी जो भी बुक आपको दिख रहा है, देखिए एक ये बुक क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी बुक है आपको सारा बुक जो है होमवर्क के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाएगा। और बाकी इस बैच में जो है ना आपको बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। तो जो भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सारा एग्जाम मतलब PT एग्जाम तक जो है ना इस बैच में प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप लोग इसका फ़ी कितना 149 रुपये पे कीजिए और इस बैच में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। तो आप अगर आपको कुछ अगर और पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 7549 इस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और ये बैच का जो सारा डिटेल है वो टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, वहाँ पे ID भी है। आप उस पर पेमेंट करके कि पे फ़ोन पे मतलब जो है ना वहाँ पे दिया हुआ है QR कोड, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे पेमेंट करके कि स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पर्सनल ID पे, तो आपको जो है ना उस ग्रुप का लिंक डाल दिया जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिनको भी ज्वाइन करना भी सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ये बैच जो है ना लगातार जो है, इसके बाद बैच कुछ नहीं आएगा, ये लगातार जो है PT एग्जाम तक चलेगा। जब तक PT एग्जाम नहीं होता है तब तक आपका ये बैच रनिंग होते रहेगा। अगर बुक खत्म भी हो जाएगा तो आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट हमेशा कंटिन्यू बेसिस पे आपको मिलते रहेगा और डिटेल के साथ मिलेगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और QR कोड करके जो है ना स्कैन करके आपको 149 से पेड कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको जो है ना बैच का लिंक मिल जाएगा, मतलब जो अलग बैच जो पेड बैच है उसका उस ग्रुप का जो है ना लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे कह रहा है ना कि देखिए कह रहा है कि न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक होता है। कह रहा है कि न्यायालय जो होता है वो नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक होता है, और न्यायालय जो है ना संविधान का क्या होता है, संरक्षक होता है। जो न्यायालय होता है वो संविधान का क्या होता है, संरक्षक होता है। तो यहाँ पे दोनों ये लाइन याद रखिएगा। न्यायालय जो है नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का रक्षक होता है और न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक होता है। आगे कह रहा है कि मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8 था, लेकिन वर्तमान में कितना है, 34। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश, और 33 क्या है, तो अन्य न्यायाधीश है। आगे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या घटाना या बढ़ाना संसद का काम होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर है ना न्यायाधीश घटाना है या तो बढ़ाना है, वो किसका काम होता है, संसद का काम होता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना किया जाता है, और सभी न्यायाधीश को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। आगे कह रहा है कि सभी न्यायाधीश जो है ना त्यागपत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। नेक्स्ट है, न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया जो है ना अपनाया जाता है। अगर न्यायाधीश को हटाना रहेगा तो जो है ना महाभियोग की प्रक्रिया जो है ना अपनाएंगे। आगे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बढ़ने के लिए न्यूनतम जो है उम्र का उल्लेख नहीं है, लेकिन अधिकतम उम्र बोलेगा कितना है, तो 65 वर्ष है। अगर सुप्रीम कोर्ट का बात करें तो कितना होगा, 65 वर्ष अधिकतम उम्र है, लेकिन अगर हाई कोर्ट का बात करेगा तो कितना होगा, 62 वर्ष होगा। आगे देखिए कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है संबंधित अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखिए दिया हुआ है। कह रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट का रीट की शक्ति बोलेगा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 में है। सुप्रीम कोर्ट का रीट की शक्ति बोलेगा किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 32 में है। और सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 124 में है। और सुप्रीम कोर्ट जो है ना अभिलेख न्यायालय होगा किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 129 में है। और सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णय को पुनः विचार कर सकता है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 137 में है। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया सलाह राष्ट्रपति को बाध्यकारी नहीं होगा। ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 143 में है। तो ये सब जो अनुच्छेद है ना याद रखिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की रीट की शक्ति बोलेगा तो अनुच्छेद 32, सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा बोलेगा अनुच्छेद 124, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होता है अनुच्छेद 129, और सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है तो क्या होगा, अनुच्छेद 137। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया सलाह जो है राष्ट्रपति पर क्या होगा, बाध्यकारी नहीं होगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद जो है ना 143 में है, 143 में है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान जो है ना दिल्ली है। क्या है, दिल्ली। लेकिन मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर देश के किसी भी भाग में इसका खंडपीठ स्थापित कर सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है वो दिल्ली है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर जो है ना देश के किसी भी भाग में इसका खंडपीठ स्थापित कर सकता है। और आगे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अवकाश के बाद कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अवकाश के बाद जो है ना कहीं भी आप क्या है, वकालत नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 54 पे। निम्न में से कौन सा संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत जो है ना शामिल नहीं है। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम जो है ना मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। कौन नहीं है तो क्या हो बताइए। इसका राइट आंसर होगा जो है ना, इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। A B C जो है शामिल नहीं है, लेकिन जो है ना इसमें क्या है तो
डी शामिल है, क्या है डी, इसमें जो है केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी क्या है तो शामिल है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो जो है ना ग्रेड ए सेवाएं शामिल नहीं है, संशासित प्रदेश जो है ना संशासित क्षेत्र के कर्मचारी शामिल नहीं है, पुलिस कार्मिक शामिल नहीं, लेकिन जो है केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी शामिल है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है ना संयुक्त परामर्शी मशीनरी के स्कीम के अंतर्गत ग्रेड ए सेवाएं संशासित क्षेत्र के कर्मचारी तथा पुलिस कार्मिक शामिल नहीं है। आगे कह रहा है केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत लोकसभा का सचिवालय और राज्यसभा का सचिवालय आता है। तो कह रहा है कि केंद्र सचिवालय के अंतर्गत लोकसभा का सचिवालय और राज्यसभा का सचिवालय आता है। चलिए आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है कि जिला प्रशासन का आशय है, क्या है बताइए। जिला प्रशासन का जो आशय है ना क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ई होगा, केवल ई होगा। क्या होगा, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, क्या होगा, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। तो कह रहा है ना कि जिला प्रशासन का जो आशय है वो क्या है, तो जिला क्षेत्र के में लोक प्रशासन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो कह रहा है जिला प्रशासन का आशय जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन से है। जिला प्रशासन का जो आशय है जिला क्षेत्र के में लोक प्रशासन से है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है जिला प्रशासन के वर्तमान स्वरूप का विकास ब्रिटिश शासन काल के दौरान हुआ था। जिला प्रशासन के जो वर्तमान स्वरूप का जो विकास हुआ है वो ब्रिटिश शासनकाल के क्या हुआ, दौरान हुआ था। और जिला प्रशासन जो है ना सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन के साथ साथ नीति निर्माता के चयन में भी क्या निर्णायक भूमिका निभाता है। तो कह रहा है कि जिला प्रशासन सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन के साथ साथ नीति निर्माता के चयन में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ना ये क्या है, ये जो है ना गैर संवैधानिक संगठन है। क्या है, तो गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। देश के विकास के लिए योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का था। देश के विकास के लिए योजना बनाने का जो कार्य है योजना आयोग का था, जबकि उनको अंतिम रूप से अनुमोदन देना राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है ना कार्य था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है कौन, प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और योजना आयोग की स्थापना बोलेगा तो 15 मार्च 1950 को किया गया था और देश के विकास के लिए इसने जो है ना कुल 12 पंचवर्षीय योजना लाया था। नेक्स्ट है, योजना आयोग अब समाप्त कर दिया गया है और योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग का क्या हुआ, निर्माण किया गया। और नीति आयोग की स्थापना बोलेगा तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। और NITI नीति आयोग में जो है नीति का पूरा नाम क्या होता है, नीति का फुल फॉर्म भी पूछता है। देखिए क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होता है। तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नहीं देखिए, कह रहा है कि योजना आयोग की तरह नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष बोलेगा कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष बोलेगा, अंतिम अध्यक्ष और नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो नरेंद्र मोदी है। योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो कौन है, नरेंद्र मोदी। आगे कह रहा है कि योजना आयोग नीति आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था। योजना आयोग नीति आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि देश के विकास की आवश्यकता के अनुसार इसका गठन के बाद जो है ना गठन के बाद में किया गया था। अतः इन तीनों संस्थाओं को संविधानोत्तर मतलब संविधान के बाद बनने वाली संस्था है, मतलब कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से देखिए बिहार पुलिस का SI निरीक्षक दरोगा री एग्ज़ाम हुआ था 15/4/2018 को एग्ज़ाम हुआ था, उसी का पेपर यहाँ आगे दिया हुआ है। कितना, बिहार पुलिस SI निरीक्षक दरोगा री एग्ज़ाम 15/4/2018, इसका देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 57 कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, कितना होती है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो होता है 250। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बाष्पदर में पूछा हुआ PT में क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होता है और इसका डिटेल से जो है ना आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आइए देखिए कह रहा है कि राज्यसभा, कह रहा है कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन, ये कह रहा है ना कि राज्यसभा जो है राज्यसभा संसद का उच्च एवं अस्थायी सदन होता है और इसका कभी भी जो है ना विघटन नहीं होता है। इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या बोलेगा 250 हो सकता है और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 245 है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और शेष का चुनाव होता है। इसका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अर्थात जो है ना अर्थात वैसे जो है राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है, अर्थात कह रहा है कि राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है वहाँ से राज्यसभा के सदस्यों का जो है चुने जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है
इसके सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है ना अपनाया जाता है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है, परंतु राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे क्या होते हैं? तो रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? 30 वर्ष चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पे कह रहा है कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे होते हैं। कह रहा है कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हुए होते हैं, कहाँ के होते हैं? ये होते हैं लोकसभा के। क्या होते हैं? लोकसभा का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है ना लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। यह समानता जो है ना सत्ता पक्ष का होता है। तो कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं और यह समानता सत्ता पक्ष का होता है। आगे कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सभी सदस्यों में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, यहाँ पे अनुच्छेद ना याद रखिएगा क्या है? अनुच्छेद 93 के अनुसार। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि लोकसभा स्वयं ही अपने सभी सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। किस अनुच्छेद के तहत? क्या होगा? अनुच्छेद 93। क्या होगा? अनुच्छेद 93। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कर रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि लोकसभा के समान सदस्य के रूप में जो है ना शपथ लेता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि लोकसभा के समान सदस्य के रूप में क्या होता है? वो शपथ लेता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अध्यक्ष, यहाँ पे कह रहा है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, मतलब दोनों ना उल्टा पुल्टा कर अदला बदली कर लेता है। आगे कह रहा है कि लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। कह रहा है कि लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है और लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो है ना राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति जो है ना पीठासीन होता है। तो कह रहा है ना कि लोकसभा में अध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहेंगे उसमें ना उपाध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष की अनुपस्थित रहेगा तो क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों में से पैनल में से कोई एक व्यक्ति जो है ना उसका काम करता है, मतलब पीठासीन होता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है जीवी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष बोलेगा तो कौन है? अनंतसेन अयंगर है, मतलब ठीक है। तो कह रहा है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बोलेगा तो जीवी मावलंकर, उपाध्यक्ष का बात कर बोलेगा तो कौन है? अनंतसेन अयंगर है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति क्या होती है? लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है उसका शक्ति क्या होता है, उसके बारे में जो है ना चर्चा किया गया है। ये कह रहा है कि लोकसभा में निर्णायक मत देता है, हालांकि विधेयक पर पहली बार वह मत का प्रयोग नहीं करता है। जो लोकसभा के अध्यक्ष की जो शक्ति होता है, लोकसभा में निर्णायक मत देता है, हालांकि विधेयक पर पहली बार वह मत का जो है ना प्रयोग नहीं करता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। कहाँ से? कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। कहाँ से? कहाँ के होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं तो जो पार्लियामेंट एवं राज्य विधानसभाओं के होते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित शामिल होते हैं। देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और वैसे केंद्र प्रदेश जहाँ विधानसभा है वहाँ के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे आगे कह रहा है कि कौन कौन जो है ना चुनाव में शामिल नहीं होते हैं राष्ट्रपति के। तो संसद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, राज्य विधानसभा एवं केंद्रशासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है के मनोनीत सदस्य जो है ना शामिल नहीं होते हैं, और राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य जो है ना शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है, बताइए कौन नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति। तो कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत भाग लेते हैं। तो कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत भाग लेते हैं, और उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद की शपथ लेता है। तो कह रहा है कि उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद की जो है ना शपथ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है।
यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग। क्या होगा? चुनाव आयोग। तो कह रहा है ना कि चुनाव आयोग के बारे में ये पहले विशेष जानकारी दिया जा चुका है। बिल्कुल सही बात है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ना चुनाव आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसके बारे में सारा ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 62 पे कह रहा है पंचायती राज लागू किया गया था कब? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1959 में। तो कह रहा है कि भारत में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज लागू किया गया था। भारत में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज लागू किया गया था और पंचायती राज का शुभारंभ जो है स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। तो पंचायती राज का जो शुभारंभ हुआ था ना स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? JL नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। आगे कह रहा कि पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य बोलेगा तो कौन सा? राजस्थान था। पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य बोलेगा तो कौन था? आंध्र प्रदेश तथा इसने 11 अक्टूबर जो है ना 1959 को लागू किया। संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है ना पंचायत के गठन से संबंधित है और पंचायती राज के बारे में आगे की जानकारी दिया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है उपचुनाव कराया जाता है कितने साल पे? बताइए उपचुनाव कराया था कितने साल के बाद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कभी भी। क्या होगा? कभी भी। तो कह रहा है कि संसद एवं राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष निर्धारित अवधि के पश्चात होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। तो कह रहा है कि संसद एवं राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष की निर्धारित अवधि के पश्चात होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है। जबकि संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्य होने के कारण रिक्त होने वाली सीट को भरने के लिए जो चुनाव कराया जाता है उसे उपचुनाव कहते हैं। तो उपचुनाव किसे कहते हैं? तो यहाँ पे कह रहा है कि जबकि संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्य होने के कारण रिक्त होने वाली सीट को भरने के लिए जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहा उसे उपचुनाव कहा जाता है और एवं यह उपचुनाव कभी भी करवाया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं कहाँ के? कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं कहाँ के? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पार्लियामेंट के। क्या होगा? पार्लियामेंट के। तो कह रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद जो है सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की कोई भूमिका जो है नहीं होती है। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ना 5 वर्षों के लिए होता है। इसका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है एवं जब किसी कारण से राष्ट्रपति पद का रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है उपराष्ट्रपति का अधिकतम जो है ना 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में जो है ना कार्य कर सकता है। तो कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं अधिकतम 6 महीने तक जो है ना राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए 65 नंबर कह रहा है कि भारतीय नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य है। बताइए भारतीय नागरिकों के लिए जो मौलिक कर्तव्य है ना क्या है, कितना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 है। तो कह रहा है कि मूल संविधान में जो है ना मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, आगे कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4 के ए अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है। तो मौलिक कर्तव्य को जो है ना पूछा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतलब शामिल किया गया संविधान में? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया और मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4 के ए अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है इसे सरदार स्वंशी समिति की सिफारिश पे शामिल किया गया। इसको मौलिक कर्तव्य को इसे तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से जो है ना रूस से लिया गया है। ठीक है, और शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था और वर्तमान में जो 11 मौलिक कर्तव्य है। कितना? 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया, जिसमें जो है ना 6 साल से 14 साल के बीच बच्चों को शिक्षा देना नागरिकों का कर्तव्य होगा। यही जो है ना 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो कह रहा है अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति जो है ना भारत का राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है भारत का राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति के बारे में कह रहा है कि संघ का कार्यकारी अध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट है, संवैधानिक पदक्रम में राष्ट्रपति का पद जो है ना सर्वोच्च होता है। हालांकि वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले
मंत्रिमंडल के पास होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है क्वेश्चन में 67 कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, कितनी होती है। कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। उसमें क्वेश्चन के अनुसार जो है ना कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितना, तो टोटल बोलेगा 34 होता है। देखिए कह रहा है ना कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बोलेगा संविधान विधेयक 2019 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल कितना, 34 होता है, ठीक है। ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आय करा अनुच्छेद 124 के एक अनुसार शुरुआत में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे। करा अनुच्छेद 124 के एक अनुसार शुरुआत में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे और भारतीय संविधान द्वारा संसद को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई और संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय बोलेगा तो 65 वर्ष और हाईकोर्ट बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 62 वर्ष। यह भी देखिए क्या, यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है और यह विशेष जानकारी दिया गया था, ठीक है। हाँ बिल्कुल पढ़ चुके ऊपर वाले क्लास में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने किया था। बताइए बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की। यहाँ पे देखिए करंट का क्वेश्चन उसमें था, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिहार के राज्यपाल ने। तो कह रहा है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल ही वहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। जो मुख्यमंत्री होता है ना वो राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि राज्य के मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री। और राज्यपाल जो है कह रहा है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जबकि वास्तविक शक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के पास होता है। तो कह रहा है कि राज्यपाल जो है ना राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जबकि वास्तविक शक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के पास होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है। बताइए बिहार का पूछा है, बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उर्दू है। तो कह रहा है कि बिहार का प्रथम राजभाषा बोलेगा तो हिंदी है, बिहार का प्रथम राजभाषा बोलेगा तो हिंदी है और बिहार के अन्य महत्वपूर्ण भाषाएं बोलेगा तो भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका है, ठीक है। और मैथिली संविधान के 8वीं सूची में जो है ना शामिल है। तो मैथिली को जो है ना किस अनुसूची में शामिल किया गया, तो 8वीं सूची में शामिल है, ठीक है। अब बिहार का प्रथम राजभाषा बोलेगा तो हिंदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे कह रहा है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति का पद प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे। कह रहा है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल पद पर थे, क्या होगा, बिहार। क्या होगा, बिहार, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है ना पहले किया जा चुका है। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे कह रहा है कि भारत है एक, क्या है, तो भारत एक जो है ना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। कि भारत में जो है ना कह रहा है कि भारत में सनातनात्मक धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। भारत में सकारात्मक, कह रहा है कि भारत में जो है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ होता है राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होगा लेकिन राष्ट्र की नज़र में सारे धर्म क्या होगा, समान होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया, भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया और भारत जो है ना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ होता है राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा लेकिन राष्ट्र की नज़र सारे धर्म समान होंगे एवं राज्य सभी धर्म को बढ़ावा देने का जो है समान प्रयास करेगी। तो रहने जिला आज के लिए यहीं तक। अगले क्लास में जो है ना बिहार पुलिस सेवा निरीक्षक एसआई मुख्य परीक्षा जो मेंस का एग्जाम हुआ था 22/7/2018 से, यहाँ से अगले क्लास में जो है ना 4th क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक क्लास को जरूर कीजिए। हर क्लास को जो है ना आप लोग लाइक जरूर कीजिए और हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अभी बैच में जो है ना प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है और जो है ना आपको होमवर्क भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, इसलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करके जो है ना अपना उसमें जो सारा इस बुक का भी PDF ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक सारा जो बुक दिया हुआ है ना सारा आपको बुक करवाया जाएगा और प्रैक्टिस सेट के साथ में करवाया जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।